गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर में अपन लेक्चर 3 आज जो है वो देखने वाले हैं। तो देखो, अब अपन जो है बात कर रहे थे, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की अपन ने चर्चा कर ली थी कि औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया था कि जहाँ पे जो मतलब औद्योगिक कार्य हैं वो मशीनों से किए जाते थे, सॉरी हाथों से किए जाते थे, वो अब किससे होने लगे थे? मशीनों से होने लगे थे। ठीक है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात की कि जो मतलब औद्योगिक क्रांति हुई वो इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई। ठीक है, किस बात की चर्चा की अपन ने कि जो औद्योगिक क्रांति हुई वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई। ठीक है, तो देखो इंग्लैंड में ही क्यों हुई। ठीक है, उसके रीजन्स अपन ने देख लिए थे कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, साथ ही वहाँ का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था इंग्लैंड का वो बहुत बड़ा था। दूसरी चीज, उन्होंने जो है मतलब उनके पास पूंजी की उपलब्धता थी, संसाधनों की उपलब्धता थी, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता थी। ठीक है, तो सभी प्रकार से जो है इंग्लैंड के पास सारी समस्त ऐसी सुविधाएं थी जिनकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो है वो शुरुआत हो पाई। फिर अपन देख रहे थे कि औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार व सुधारों की बात कर रहे थे। आज अपन कृषि क्षेत्र की बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो है क्या सुधार हुए और क्या जो है वो परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में सीधा लिखेंगे अपन कि औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक क्रांति से कृषि क्षेत्र में हुए आविष्कार व सुधार। ठीक है, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति से कृषि क्षेत्र में होने वाले आविष्कार व सुधार। ठीक है बेटा, ये जो है हम इसकी चर्चा करेंगे कि कृषि क्रांति से औद्योगिक क्षेत्र में क्या तो आविष्कार हुए और क्या जो है वहां से क्या हुए, सुधार जो है वो हुए। ठीक है, तो अब इनकी चर्चा देखेंगे तो उसमें देखो ठीक है, तो देखो इसमें पहला देखो अपने बात कर ली थी कि औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए थे। सबसे पहले किसमें, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसका प्रभाव जो है औद्योगिक क्रांति का सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र के ऊपर प्रभाव पड़ा वो था कृषि। ठीक है, देखो ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव भी नहीं थी। दूसरी चीज, 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाए जा रहे थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी तक, कौन सी शताब्दी तक? 17वीं शताब्दी तक की बात है कि कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और प्रयोग उपयोग में लाए जा रहे थे जो कई शताब्दियों से, मतलब कृषि जो की जा रही थी परंपरागत तरीकों से की जा रही थी। ठीक है, उनमें 17वीं शताब्दी तक जो है कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आए थे। कृषि तकनीकी में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। कृषि तकनीकी में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कन्फर्म सी बात है कि कृषि उत्पाद भी कम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि परंपरागत तरीकों से जो कृषि हो रही थी जिसकी वजह से कृषि में क्या हो रहा था, कृषि का उत्पादन जो है वो कम था। अब देखो, जिस कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से ज्यादा नहीं थी। ठीक है लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी तो अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। जब शहरों का विकास हुआ, जनसंख्या भी बढ़ी तो अन्न की भी आवश्यकता हुई। कपास का मतलब क्या है? जिन चीजों कपास से जो है क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है
तो कपास की भी मांग बढ़ी और अन्न की भी मांग बढ़ी। ठीक है, किस बात के लिए? जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ज़्यादा खाने के लिए भी चाहिएगा, ज़्यादा पहनने के लिए भी चाहिएगा। अतः कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अब ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि कृषि में जो है अब वैज्ञानिक तरीकों से काम लेना जो है वो चाहिए। अब देखो दूसरा कारण, अब मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। पहले लोग सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपना सिर्फ जीवन व्यापन करने के लिए जो है खेती करते थे, लेकिन अब जो है लोग क्या करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए जो है खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। और वास्तव में ऐसा हुआ कि कृषि क्षेत्र में जब पूंजी का प्रयोग होने लग गया तो कृषि क्षेत्र में क्या आ गई थी, अब क्रांति आ गई थी। कृषि क्षेत्र में जो है वो क्रांति का विकास हो रहा था। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित व सुचारू होने लगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पहला जो परिवर्तन था वो क्या था? देखो, यॉर्कशायर के जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन बनाई। बीज बोने की मशीन, नाम ध्यान में रखना है बेटा। किसके द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो पहला आविष्कार ये था कि बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। मशीन का क्या नाम था? सीड ड्रिल। सीड जानते हो, बीज को बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि यॉर्कशायर के जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। ये ध्यान में रखना है। कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो कौन सा था? कि यॉर्कशायर के जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनवाई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जिस वजह से बीज बोने का जो कार्य था वो क्या हो व्यवस्थित और सुचारू रूप से होने लगा था। ठीक है, अब देखो, एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसमें फसलों का अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखी जा सकती थी। दूसरा देखो, किसने दिया? टाउनशेंड ने। टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। जिसमें फसलें बदल बदल कर बोई जाती है। फसल चक्र का सिद्धांत किसने दिया? टाउनशेंड ने दिया। ठीक है, फसल चक्र का सिद्धांत क्या है कि इसमें फसलें जो हैं बदल बदल कर बोई जाती है। बदल बदल कर का मतलब ये है, जैसे किसी एक खेत पर हमने जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं बो दिया है, ठीक है, नेक्स्ट बार जब गेहूं का सीजन आएगा तो उसमें हमें गेहूं ना बोकर उसकी जगह पे जो बोने चाहिए या दूसरी फसल जो है वहां पे बो देनी चाहिए। क्यों? लगातार यदि हम उसमें गेहूं बोते रहेंगे तो उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। तो ये जो फसल चक्र का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया, टाउनशेंड के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। अब इसके बाद देखो, अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। प्रति छोड़ने का मतलब ये था कि जैसे एक साल उसमें फसल बोली, दूसरे साल उसको ऐसे प्रति छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार बोने से मतलब ऐसा मानना था कि बार बार एक ही फसल हम बोए जा रहे हैं तो उसकी उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन टाउनशेंड ने क्या कहा कि यदि हमने एक सीजन में एक फसल बोली, दूसरे सीजन में उसी जगह पर दूसरी फसल बोते हैं तो उसकी उर्वरक शक्ति कम नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने ये फसल चक्र का सिद्धांत दिया जिसकी वजह से अब प्रति छोड़ने की जो समस्या थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब देखो 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। 1770 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी क्या बना दिया था, जो है एक व्यवसाय बना दिया था। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के प्रयोग प्रारंभ की। उसने भेड़ों और गायों की जो नस्लें थी वो सुधारने के जो हैं कार्य क्या कर दिए, प्रारंभ किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। किसकी बात है, रॉबर्ट बेलबेक ने। रॉबर्ट बेकवेल ने वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से गाय व भेड़ों की नस्ल सुधारने का कार्य किया। ठीक है, रॉबर्ट बेलबेक ने वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से गाय व भैंसों की नस्ल सुधारने का जो है क्या किया, कार्य किया। अब इसके बाद देखो उसने पहले की अपेक्षा अब 3 गुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ में देखो 1793 में अमेरिकी निवासी हिटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन तथा 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। अब देखो 1793 में हिटन ने अनाज को भूसे से करने की मशीन बनाई, उसको भूसे से अलग करने की मशीन बनाई। पहले अनाज को भूसे से जो है हाथों के द्वारा ही जो है वो अलग किया जाता था। ठीक है, अब आप जानते हो जैसे थ्रेशर से एक तरफ अनाज निकल जाता है, एक तरफ भूसा निकल जाता था। इस तरह की जो मशीन थी वो हिटन ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1793 में। ठीक है, हिटन ने कब बनाई थी? 1793 में बनाई थी ये मशीन। ठीक है, अनाज को भूसे से अलग करने वाली जो है ये मशीन बनाई थी, जिसे आज अपन थ्रेशर बोलते हैं ना। थ्रेशर जिससे एक तरफ गेहूं निकल जाते हैं, एक तरफ जो चारा निकल जाता है, तो वही वाला जो है यहाँ पे सिस्टम था। ठीक है, वही वाला क्या था यहाँ पे सिस्टम था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप हिटन ने अब 1834 में 1800 और इसी के साथ में देखो 1834 में, ठीक है
ये थ्रेशर बनाने के बाद में 1834 में 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन बनाई। ठीक है, 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन जो है वो यहाँ पे बनाई। फसल काटने वाली मशीन अब आप भी देखते होंगे, अपने यहाँ पे जनरल बात हो गई है मशीन का, ये फसल काटने वाली जो मशीनें हैं वो चल रही है। कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया। शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कार ने कृषि में क्या ला दी? क्रांति ला दी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनेगा कि औद्योगिक क्रांति से कृषि क्षेत्र में हुए 2 आविष्कार या 4 आविष्कार व सुधार कार्य आप बताएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो यॉर्कशायर ने जेथरो टल में बीज बोने की मशीन सिट्रिल बनाई थी। ठीक है, टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया जिसमें फसलें बदल बदल कर बोई जाती है। रॉबर्ट बेल ने वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से गाय व भेड़ों की नस्ल सुधारने का कार्य किया था। 1893 में व्हीटन ने अनाज को भूसे से अलग करने वाली क्या बनाई? मशीन बनाई। इसी के साथ 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली क्या बनाई? मशीन बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कृषि क्षेत्र में बहुत सारे के जो है आविष्कार किए गए और सुधार कार्य जो है वो किए गए। अब अपन देखेंगे वस्त्र उद्योग के नए आविष्कार। ठीक है, क्या देखेंगे? वस्त्र उद्योग के जो नए आविष्कार हुए थे वो जो है हम अब देखेंगे। तो देखो, ठीक है, तो देख रहे हैं अपन, तो देखिए वस्त्र उद्योग यहाँ पे कृषि क्षेत्र में ना होकर वस्त्र वस्त्र उद्योग में हुए आविष्कार व सुधारों की अपन जो बात करेंगे, तो देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो मुख्यतः किससे हुई? वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के वस्त्र के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में क्या रही? असमर्थ रही। मतलब परंपरागत तौर पर जो वस्त्र बनाते थे, हाथ से जो वस्त्र बनाते थे, ठीक है, वो अब लोगों की जो आपको पता है जनसंख्या बढ़ती गई, अब जनसंख्या बढ़ती गई तो मांग भी बढ़ती गई। अब परंपरागत प्रणाली से जो है इतने वस्त्र बनाने में असमर्थ थी कि सभी की जो मांग थी वो पूरी की जा सकती थी। ठीक है, तो देखो उसके बाद में क्या हुआ? इंग्लैंड में पहली सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे। पहले सूती वस्त्र कहाँ से आयात होते थे? इंग्लैंड से आयात होते थे। ठीक है, भारत पहले सूती वस्त्र कहाँ से मंगवाता था? इंग्लैंड से मंगवाता था। ठीक है, सॉरी, इंग्लैंड पहले सूती वस्त्र कहाँ से मंगवाता था? भारत से मंगवाता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद में आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई। उसने धीरे धीरे यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, जिसके चलते हुए इंग्लैंड अब सूती वस्त्र आयात करने के साथ साथ ही यहाँ से कपास भी आयात करने लग गया था। ठीक है, तो देखो यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए।
यूरोप में जो बढ़ती हुई कपड़े की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए जो है क्या होने लग गया, इस क्षेत्र में बहुत सारे के जो हैं आविष्कार हुए। 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। देखो पहला जो इसमें आविष्कार किया गया वो कब किया गया, 1733 में जॉन के द्वारा, ठीक है, जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई। फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में ज्यादा चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चौड़ा कपड़ा बनाना जो है यहाँ पे संभव हो पाया। उसके बाद में देखो जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 में कताई की मशीन बनाई। जेम्स हरग्रीव्स ने, ठीक है, 1765 की बात है। 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई। कताई की मशीन बनाई जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। ठीक है, कौन सी मशीन बनाई? कताई की मशीन बनाई जिससे एक व्यक्ति एक साथ में कई धागे एक साथ काट सकता था। अब देखो 1769 में रिचर्ड ओकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। ठीक है, बनाई जिससे व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो 1769 में क्या हुआ? रिचर्ड ओकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। ओकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। जिससे ज्यादा मजबूत धागा निकलता था।
धागा निकलता था। ठीक है, अब देखो रिचर्ड ओकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे क्या संभव हो पाया कि अब पहले की अपेक्षा जो है ज़्यादा मजबूत धागा जो है इससे निकाला जाने लग गया था। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, 1779 में क्या हुआ, 9 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा वह धागा मजबूत और बढ़िया था। मजबूत व बढ़िया था। ठीक है, 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ जो धागा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी था और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी था। अब देखो 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करखे का आविष्कार किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया गया। आविष्कार किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो आविष्कार हैं वो किस में किए गए, वस्त्र उद्योग में जो है ये जो क्रांतियां हुई थी वस्त्र उद्योग में जो आविष्कार हुए, ठीक है, जो सुधार हुए थे वो हैं सबसे पहले 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में ज़्यादा चौड़ा कपड़ा बनाना जो है क्या हो पाया, संभव हो पाया। फिर उसके बाद में 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई, जिससे व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 में रिचर्ड ओकराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे ज़्यादा मजबूत धागा निकलता था। इसके साथ में 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ जो धागा था वह बहुत ज़्यादा मजबूत भी था और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी था। फिर इसके बाद में 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो आविष्कार हैं किसमें हैं, वस्त्र उद्योग में हैं। क्वेश्चंस इसमें से भी इसी तरह के बनते हैं कि औद्योगिक क्रांति से वस्त्र उद्योग में होने वाले जो आविष्कार व सुधार कार्य थे, ठीक है, 2 सुधार कार्य पूछ सकता है, 4 सुधार कार्य भी पूछ सकता है। यदि एक नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे आपसे पूछ ले वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो रिचर्ड ओकराइट द्वारा 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। क्यों किया गया था, ज़्यादा मजबूत धागा निकालने के लिए जो है वो किया गया था। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बेटा, अब बाकी जो है लोहे उद्योग में नई तकनीकी जो परिवर्तन हुए थे उनकी अपन जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।